ओके, हाय फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे डीजी सेट्स की। डीजी सेट्स मतलब डीजल जनरेटर सेट। अभी थ्योरेटिकल के पोर्शंस में आने के बाद से आपको बता देंगे कि डीजल जनरेटर सेट का क्या मतलब है, जनरेशन। ठीक है, तो जनरेटर का क्या मतलब है, आपका मैकेनिकल डिवाइस, और अल्टरनेटर इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो वो अल्टरनेटर और जनरेटर। ठीक है, तो मोटर और अल्टरनेटर दोनों को हमने कंबाइंड करके इसको हमने बनाया है जनरेटर। ठीक है, अब ये डीजल जनरेटर क्यों है, बिकॉज ये डीजल से ऑपरेटेड है, इसलिए हम इसको डीजल जनरेटर कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम डीजल की जगह पे गैस लेते हैं, ठीक है, तो ये गैस जनरेटर हो जाता है। ओके, बहुत से ऐसे भी डीजी सेट्स आते हैं या जनसेट्स आते हैं, तो इन जनसेट्स को हम एलपीजी या सीएनजी से भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स का काफ़ी अधिक इम्पैक्ट है। ठीक है, जहाँ पर आप डीजल बैन है, वहाँ पर हमें गैस जनरेटर सेट्स को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन प्रिंसिपली अगर हम देखें तो सारा प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, दो तरीके के जनरेटर की अपन बात किए थे, एक वाटर कूल्ड और एक एयर कूल्ड। ठीक है, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड में क्या है कि जब कोई भी जनसेट चलता है तो हीट डिसिपेट करता है। उस हीट को हमें कूलिंग कैसे लेकर आना है, वो दो प्रोसेसेस हैं आपके पास। या तो आप एयर के थ्रू कूल कर दीजिए, या तो आप वाटर के थ्रू कूल कर दीजिए। अब हम थोड़ा सा जनरेटर सेट्स पे आते हैं, फिर हम देखते हैं कि वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड में अंतर क्या है। आप ये देखो, ये एक तरीके का वाटर सेल है जो कि कूलिंग टावर से हमारे पास अटैच है। इंजन की जितनी भी गर्मी है, आपका पीएचई, इसको प्री हीटिंग एलिमेंट सिस्टम्स कहते हैं। प्री हीटिंग एलिमेंट सिस्टम्स में ये कंडेंसर ट्यूब और सेल्स की तरह ही काम करता है, जैसे हमारे चिलर्स का कंडेंसर ट्यूब और सेल्स काम करता है। वहाँ पर हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करके हम ठंडा करते थे, यहाँ पर डायरेक्टली आपका नॉर्मल वाटर है जो कि एक कूलिंग टावर से आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो भी जनसेट्स हमारे पास इसकी गर्मी है, इसके अंदर के ट्यूब एंड सेल्स में जा रही है, और जो वाटर आपका फ्लो कर रहा है इसके सेल्स के ऊपर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ट्यूब के अंदर पानी गर्म है और उसके ऊपर जो है पानी ठंडा है, तो जितनी भी गर्मी है वो ठंडे पानी पे अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, और कूलिंग टावर पे चली गई तो वो डिसिपेट हो गई वहाँ पर हीट। तो यहाँ पर हमें जो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए इंजन्स को चलने में, ये हमारा पीएचई वर्क करता है। ठीक है, तो अभी तो बात की अपन ने वाटर कूल्ड की, लेकिन अगर यहाँ पर वाटर कूल्ड सिस्टम्स नहीं होता तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा रेडिएटर हम लगा देते। अगर आपने अपनी गाड़ियों में देखा होगा तो गाड़ी में क्या है कि रेडिएटर के आगे आपके पास एक पंखा लगा रहता है। ठीक है, एक वही सेम प्रिंसिपल है कि जो भी गाड़ी आप कार और जीप या बस की बात करते हैं तो वहाँ पर रेडिएटर सिस्टम लगा रहता है कि अगर गाड़ी आपकी इंजन से गर्म होती है तो ऑटोमेटिकली वो पंखा चल जाता है और हीट जो है डिसिपेट कर जाती है। तो मतलब एक सर्टेनिटी है कि आपकी हीट डिसिपेट होनी चाहिए, चाहे आप उसको वाटर से ले लो चाहे आप एयर से ले लो। दो चीज़ें हैं, जो एयर कूल्ड है सिस्टम्स वो अंडर 500 केवीए के अंदर में आता है, जो भी 500 से ऊपर है वहाँ पर हमें वाटर कूल्ड सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इस तरफ आकर देखते हैं, थोड़ा आपको इधर से दिखाता हूँ मैं आपको। आप इस पार्ट को देखो, इन दो पार्ट्स को देखो, तो इतना पार्ट हमारा ये इंजन का पार्ट है, इस तरफ से इस तरफ का पार्ट। ठीक है, ये पूरा हमारा इंजन का पार्ट है, और ये है हमारा पार्ट अल्टरनेटर का। ये जो आप देख रहे हो ये है अपना अल्टरनेटर का पार्ट। अब आपको समझ में आ गया कि जनरेटर क्यों बोला, जनसेट क्यों बोला। ठीक है, जिसमें अल्टरनेटर भी है और इंजन भी है अपने पास। ठीक है, तो ये अल्टरनेटर का जो पार्ट है, ये अल्टरनेटर का पार्ट अगर हम अलग कर दें तो क्या होगा, इंजन अलग हो जाएगा और अल्टरनेटर अलग हो जाएगा। तो हमने अल्टरनेटर को किसी चीज़ पर डिज़ाइन किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी आरपीएम पे चलने के बाद हम कोई भी जनरेटर लगा लें। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे पास 1 एचपी की मोटर है और हमने उस पर 2 रोलर की पुली लगा दी। ओके, और एक पुली से हमने 1 एचपी का अल्टरनेटर चला दिया और दूसरी वाली पुली से भी हमने 1 एचपी का अल्टरनेटर चला दिया। तो क्या आप सोचते हो कि 1 एचपी की मोटर 2 किलोवाट का जनरेशन कर सकती है? आरपीएम तो सेम है। सोचो,
कि आपका आरपीएम सेम है बट अल्टरनेटर अलग अलग है। आप इस पर सोचना, इस पर R&Ds हो रही है, लेकिन ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटीज़ अभी तक नहीं हुई है कि हम 1 HP की मोटर से हम 2 किलोवाट का जनरेशंस कर सकें। आप यंगस्टर्स इंजीनियर्स हो, आप इस पर वर्कआउट करो, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में जो इंजन की कैपेसिटी जितनी भी होती है, अल्टरनेटर उसके 80% की कैपेसिटी पे ही डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो इंजन की कैपेसिटी किस में आती है? HP में आती है, और अल्टरनेटर की कैपेसिटी किस में आती है? KVA में आती है। तो इंजन साइड ब्रिटिश हॉर्स पावर या BHP ले लो आप, चाहे CC ले लो आप, ठीक है। लेकिन इंजन का जो अल्टरनेटर है वो डिफाइन करता है कि कितने KVA का इंजन है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका जनरेटर सेट KVA में है, तो आप आंसर क्या बच्चे देते हैं? सर 250 KVA का मेरे पास DG सेट था। दैट इज़ द राइट आंसर। बट अगर मैं पूछूं कि आपका इंजन सेट की क्या कैपेसिटी थी, तो बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्टरनेटर की क्या कैपेसिटी? अल्टरनेटर की कैपेसिटी जो उनको मालूम है वो है, लेकिन इंजन की कैपेसिटी इज़ अ डिफरेंस। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इंजन की कैपेसिटी इज़ डिफरेंट, अल्टरनेटर की कैपेसिटी इज़ डिफरेंट। लेकिन जब हम होल सोल जेनसेट की बात करते हैं, तो चाहे वो राम हुआ चाहे श्याम हुआ, हम राम श्याम दोनों को कंबाइंड करके ही बात कर रहे हैं, तो हम टोटल जेनसेट की कैपेसिटी बोलते हैं। लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं कि आपकी जेनसेट की क्या कैपेसिटी थी। तो आप उनसे पूछो सर इंजन की कैपेसिटी सर ये थी और अल्टरनेटर की कैपेसिटी सर ये थी, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो हम पहले अब आपको इंजन के पास लेकर आते हैं। अब आप देखिए ये इंजन है, थोड़ा सा मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि थोड़ा हेड के ऊपर लेकर आएँ और यहाँ पर लेकर आएँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मतलब ये 8 हेड, ठीक है। जो भी आपका कैम और साफ्ट जो चल रहा है, ये आपके 8 हेड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हेड हमने भी बात की थी कि जो भी इंजन का प्रिंसिपल है, चाहे 2 स्ट्रोक है चाहे 4 स्ट्रोक है, ठीक है, चाहे 2 स्ट्रोक का इंजन है चाहे 4 स्ट्रोक का इंजन है, पहला प्रोसेस क्या है? इनटेक। दूसरा प्रोसेस क्या है? कंबस्चन। तीसरा प्रोसेस क्या है? इग्निशन। और चौथा प्रोसेस क्या था? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, ठीक है। तो सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन और एग्जॉस्ट, अगर ये 4 प्रोसेस 4 पर्टिकुलरली फंडामेंटल्स में हो रहे हैं, तो ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन है। अगर 2 स्ट्रोक एक साथ हो रहा, 2 स्ट्रोक एक साथ हो रहा, तो ये 2 स्ट्रोक इंजन है, जैसे आपकी बाइक, आपका स्कूटर, ठीक है। आप यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टली चल रहा, ठीक है, लेकिन स्कूटर का पिस्टन हरदम वर्टिकल चलता, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट होती है। तो वर्टिकल के मूवमेंट में 2 प्रोसेसेस एक साथ हो सकते, लेकिन बड़े इंजन्स में हमें मूवमेंट हॉरिजॉन्टल ही कराना पड़ता है। क्लियर? तो अभी आपने देखा हेड को। अब हम देखते हैं इंजन के डिफरेंट पार्ट्स को। ये देखिए, ये प्राइम मूवर पार्ट है। जब इंजन चल जाता है तो ये फ्यूल पंप ये इंजेक्ट करता है थ्रू इंजेक्टर के साथ में, ये फ्यूल पंप, आप इस फ्यूल पंप को देख लीजिए, ये सोलोनाइड के साथ में काम करता है। ये सोलोनाइड वाल्व लगा हुआ है कि जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया, ठीक है, जैसे ही बैटरी ऑन होती है सोलोनाइड आपका ऑन हो जाता है और ये फ्यूल पंप स्टार्ट हो जाता है। हम थोड़ा सा नीचे की तरफ और आ जाते हैं, और ये देखिए आपका फ़िल्टर है, ठीक है, इसको डीजल फ़िल्टर कहते हैं, ओके। ये आपका एयर फ़िल्टर है, ठीक है। एयर फ़िल्टर हमने इसलिए दे दिया कि हो सकता है कि जो डीजल में आपके पानी भी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में है तो वेपराइजेशंस हो सकती है, तो ये वाटर जो है डीजल में ना आए, इसलिए हम इसको फ्यूल फ़िल्टर यहाँ पर लगाते हैं। इसको FRLS भी कहते हैं, ठीक है, फ्यूल रेजिस्टेंस लुब्रिकेशन सिस्टम भी कहते हैं, FRLS सिस्टम। बहुत सी जगहों पे आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी या टर्म्स मिलेंगे FRLS या FLS लगा दो आप, तो फ्यूल लुब्रिकेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसमें एयर भी आ जाती है, ठीक है। अगर आपको एयर निकालनी है तो आप ये देखो, आप इसको नीचे की तरफ से इसको खोलोगे, ठीक है, ये देखो आप नीचे की तरफ से खोलोगे तो इसमें जो ये ऑयल भरा हुआ है
इसमें पूरा ऑयल ये आपका निकल जाएगा और इसमें जो वाटर कंटेंट है जो ऊपर की तरफ है वो आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो पानी। ठीक है, ओके। तो हमने फ्यूल फिल्टर की बात कर ली। अब हम आते हैं एयर फिल्टर पे। ये देखिए, ये है आपका एयर फिल्टर। अगर हम इसको यहाँ से खोल दें, अब मैं अरुण से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अरुण थोड़ा सा मेरी सपोर्ट करें इसको खोलने में। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही खुलना है। ओके, मैं आपको फ़िल्टर दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने इसको खोला है, नहीं तो खोलने का कोई मतलब रहता नहीं। ओके, तो ये देखिए दो तरीके के फ़िल्टर्स आपको मैंने जानबूझ के ये खोला है। एक है हमारा इनर फ़िल्टर और एक है मेरा आउटर फ़िल्टर। ठीक है, हरदम ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी बी चेक्स कराते हो ना, जब इसकी सर्विसिंग आप जब कराते हो तो सर्विस पर्सन जो है हरदम आपको बेवकूफ़ बनाता है, कहता है कि मुझे इनर और आउटर दोनों चेंज करना है साहब। ठीक है, जो इनर फ़िल्टर होता है इसकी लाइफ जो है 1000 घंटे की है, 1000 घंटा। ठीक है, और अगर बहुत अधिक डस्टिंग्स आपके पास आ रही हैं, बिकॉज दिस विल बी योर मेन प्रोटेक्शन। बी चेक में आपका आउटर फिल्टर चेंज होना चाहिए। अगर आप फिल्टर को देखोगे, ठीक है, तो ये फिल्टर क्या है कि ये पहला प्रोटेक्शन बॉडी है और ये दूसरा प्रोटेक्शन बॉडी है। आपको मैंने पहले भी बताया कि कंबस्चन करते समय ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कंबस्चन करते समय ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फ्यूल क्या होगा, काला 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 टाइप का हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ फिल्टर, एक इनर फिल्टर और एक आउटर फिल्टर। बी चेक के अंदर में आउटर फिल्टर चेंज होना चाहिए। ठीक है, और 1000 घंटे पे आपका इनर फिल्टर चेंज होना चाहिए। ओके, क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको इसको नीचे की तरफ से दिखाएं। ये सक्शंस जो है यहाँ से करता है। ठीक है, सक्शन जो है आपका यहाँ से क्लियर होता है। अब बड़ी मज़ेदार बात आती है भाई, सक्शन तो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन कंबस्चन होते समय डीजल को, पेट्रोल में बहुत जल्दी आग लगती है, डीजल में आग बहुत जल्दी नहीं लगती। तो कंबस्चन हम इसीलिए करते हैं ताकि जो एयर हमने बाहर से सक की हुई है, जब हम उसको प्रेशराइज करते हैं तो बॉल्स लॉ क्या करता है? बॉल्स लॉ करता है कि जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसका मॉइस्चर निकल जाता है, मतलब वो ड्राई एयर हो गई। और ड्राई एयर के साथ जब फ्यूल मिक्स होता है तो बहुत जल्दी जलता है। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ पे टर्बो चार्जर है। ठीक है, ये देखो आप टर्बो चार्जर। अब ये टर्बो चार्जर क्या होता है भाई? हमने बड़ा नाम सुना है, टर्बो इंजन, टर्बो चार्जर के साथ में कार। इसका प्रॉब्लम क्या है टर्बो चार्जर का? इसकी जो इनटेक होती, एयर की इनटेक और एयर की आउटटेक, ये 1,25,000 CFM से लेके 1,50,000 CFM या 2,00,000 CFM होती है। मतलब ये CFM क्या है कि इतना इनटेक एयर कर सकता है और इतने ही इनटेक से वो आउट एग्जॉस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों के कंबस्शन के साथ में इसलिए करते हैं कि जब हम इस टर्बो चार्जर को इस फिल्टर के साथ लगाए हैं तो इतना अमाउंट ऑफ एयर जो है हम सक कर रहे हैं, इतना अमाउंट ऑफ एयर हम सक कर रहे हैं, और ये टर्बो चार्जर उतना सफिशेंट अमाउंट इंजन कंबस्टन चैम्बर में दे रहा है, और जितना बच जा रहा है वो निकाल के एग्जॉस्ट से बाहर कर देता है। ठीक है, अगर हम टर्बो चार्जर नहीं लगाते तो आप देखोगे गाड़ियों के पीछे जो है इतने मोटे मोटे काले रंग के परत जम जाती है कार्बन की। इसका मतलब है फ्यूल आपका कायदे से बर्न्ट नहीं हुआ है। टर्बो चार्जर यही हेल्प करता है कि फ्यूल कायदे से पूरा बर्न्ट हो जाए और सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो इंजन को चाहिए वो मिलती रहे। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कंबस्चन नहीं होगा और डीजल मतलब इंजन जो है हंट मारना भी शुरू कर सकता है।
तो ये तो टर्बो चार्जर की बात की हमने एयर फिल्टर की बात की हमने। अब आपको पता चल गया ये एयर फिल्टर, ठीक है, ये ल्यूब ऑयल फिल्टर और ये हमारा मोबिल ऑयल फिल्टर, ठीक है, जो इंजन का फिल्टर है ना, ये हमारा मोबिल ऑयल फिल्टर, ठीक है। तो इंजन के अंदर भी ऑयल है, जैसे आप इंजन में ऑयल डालते हो। अब इसके अंदर में इंजन में हम ऑयल कौन सा डालते हैं? तो इंजन में जो हम ऑयल डालते हैं वो डालते हैं हम 15W40। ये 15W40 है क्या भाई? ये 15W40 एक ग्रेड है। 15W जो है इसकी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी है और 40 जो है इसकी ग्रेड है। तो चाहे वो 20W40 भी हो सकता है, 15W40 भी होता है, 60W100 भी होता है। तो जैसे जैसे हम 15W मतलब डाइलेक्ट्रिक हीट को एब्जॉर्व करने की क्षमता, हीट को एब्जॉर्व करने की क्षमता, और दूसरा 40 उसका विस्कोसिटी, कितना थिकनेस है, ठीक है, कि कितनी थिकनेस है। ओके, तो जब हम थिकनेस की बात करें तो हम तो पहले अभी ऑयल की बात किए, ठीक है। अब हमने फ्यूल फिल्टर की भी बात कर ली, एयर फिल्टर की भी बात कर ली, पिस्टन्स की भी बात कर ली। तो जब हमने इस पूरे सिस्टम्स को देख लिया तो अगर आप एक छोटा सा और ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखो आपको ये बेलो लगा हुआ है। ये बेलो टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है। इसलिए क्यों लगा हुआ है भाई? ये स्प्रिंग की तरह, कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इसमें हल्का सा वाइब्रेशन होता है। तो अगर हमने डायरेक्टली इस पाइप को इसके साथ में जॉइंट कर दिया होता तो ये तोड़ देता, हेड को तोड़ देता। तो हमने इस पे ये बेलो लगाया, ठीक है। ये इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल बेलो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल बेलो। अगर हम इधर बात करें तो देखो, एक तरफ तो हमारे पास एक इंजन में एक इधर एयर फिल्टर है और आप उधर से देखोगे तो इस इंजन में आपको दूसरा फिल्टर भी दिखेगा। ये दूसरा फिल्टर भी दिख गया। ये दूसरा फिल्टर क्यों दिखा भाई? मतलब 8 हेड उधर और 8 हेड इधर, यानी ये टोटल कितने हेड का इंजन हो गया? 16 हेड का इंजन हो गया, ठीक है। अब 16 हेड का इंजन का क्या मतलब है? 16 हेड का इंजन का क्या है कि जब ये 16 हेड हो गया तो मतलब 1 2 3 4 5 6 जिस हिसाब से नेचुरल नंबर है, तो 1 3 5 7, ठीक है। ये इंजन पहले का जो पिस्टन है वो नीचे रहेगा, 2 4 6 8 या 10 ये पिस्टन ऊपर रहेगा, ताकि जब हम क्रैंक लेते हैं तो अगर हमारे सारे पिस्टन नीचे या ऊपर रहते तो इतना क्रैंकिंग लग जाता कि ये ना उठते और ना बैठते। इसलिए हम इस पिस्टन्स को किसी भी रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम्स में हम 2 हेड्स को एक ऊपर रखते हैं और एक नीचे रखते हैं। हम चिलर्स में भी बात करेंगे, सेम प्रोसेस चिलर्स में भी होता है। जो कंप्रेशन सिस्टम्स होता है, कंप्रेशन सिस्टम्स में देखोगे, अभी मैं जब आपको थ्योरेटिकल दिखाऊंगा तो एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। इससे क्या है कि कम फोर्स लगता है और मोमेंटम तेज़ी से हो जाती है, ठीक है। और फिर आप देखोगे दोनों एग्जॉस्ट आपस में जाके, हम जब कैमरामैन से कहेंगे कि जैसा ऊपर जैसा दिखा दे, दोनों एग्जॉस्ट आपस में जाके एक सिंगल हेड में जाके वो मिल जाती है, ठीक है, सिंगल हेड में जाके मिल जाती है। लेकिन यहाँ इस इंजन से 2 एग्जॉस्ट हमारे पास आउट हो रहे हैं, एक इंजन का फर्स्ट पार्ट, एक इंजन का सेकंड पार्ट। लेकिन कुछ इंजन है जो कि सिर्फ एक ही हेड के होते हैं। और यहाँ पर भी इंजन पे, चूँकि वहाँ पर भी एयर फिल्टर था, ऑयल फिल्टर था, ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो फिल्टर, ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। चूँकि प्राइम मूवमेंट के लिए हमें एक प्राइमिंग के लिए एक पंप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो इंजन का जो ऑयल होता है, आप देखो बहुत ठंडक हो तो ऑयल जम सकता है। लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर -20 डिग्री, ध्यान रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इसमें जो 15W40 का ऑयल डाला है साहब, कितने डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा। तो इसमें एक एंटी फ्रीजिंग सिस्टम हम जब चिलर्स में करते हैं, इसमें एंटी फ्रीजिंग सिस्टम्स को जलाने की ज़रूरत नहीं है। डीजल इंजन के अंदर में सबसे अच्छी बात क्या है, ये सेल्फ इग्निशन स्टार्टिंग नहीं है भैया, पहले इसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है, प्राइमिंग करना पड़ता है, और फिर एक बार नहीं 2 बार हल्के झटके से इसको क्रैंक के थ्रू मूवमेंट करानी पड़ती है। कभी भी आप देखोगे ठंडक में आपका डीजल जो है हल्का सा जम जाता है, इसलिए गाड़ी को लोग नीचे से जो है आग लगाते हैं। जो अंटार्कटिका या यूएस उसमें रह रहे हैं, वहाँ नीचे काफ़ी बर्फ़ जम जाती है, तो उस बर्फ़ में क्या होता है, नीचे की जो डीज़ल है वो जम जाता है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हीटर्स लगे हुए हैं, अगर आप पुरानी जीप में देखो तो उसमें हीटर लगा होता था। पहले आप जीप में हीटर दबाते थे, फिर उसके बाद से इग्निशन सेल्फ लेते थे। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, अधिक बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पर आपका अच्छा है, इसलिए ये डीजल जमता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी सर्कुलेशंस प्रॉपर हो सके इसलिए हम प्राइम मोटर्स को यहाँ पर हम इंस्टॉल्ड करते हैं। अब चूँकि भाई प्राइम मोटर्स को इंस्टॉल्ड किया, जिस सिस्टम में वो हुआ, हो सकता है कि कुछ डीजल जो है बच जाए। आपने उल्टी किया होगा कभी भी, जब आप उल्टी क्यों करते हो? जब आपके अंदर सिस्टम्स में खाना नहीं पचता है। इसी तरीके से जब फ्यूल थोड़ा सा भी बच जाए, ठीक है, या पिस्टन रिंग्स कभी ख़त्म कट जाए, तो वो फ्यूल जो है ऊपर फेंकने लगता है। तो ये है हमारा एग्जॉस्ट पाइप, फ्यूल एग्जॉस्ट पाइप। इसलिए हरदम ध्यान रखिएगा, ये फ्यूल एग्जॉस्ट पाइप जो है इंजन के बाहर हो, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें ऑयल कंटेंट्स होते हैं, तो इसको प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, मतलब साफ़ कर सकते हैं। फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें डायनेमो की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बैटरी तो स्टार्टअप हो गई। इसी तरह गाड़ी जब चलती है तो ये है भैया हमारा सेल्फ स्टार्टर डायनेमो, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये डायनेमो आप देख लो, इसको हम इंजन के साथ में इसी क्रैंक बेल्ट के साथ में जॉइंट कर दिए हैं। अब मैं इसको खोलूँगा नहीं। ठीक है, जैसे डायनेमो चलता है वैसे ये बैटरी चार्जर की तरह यूज़ करता है। जितना देर आप इंजन को चलाओगे उतनी तरीके से बैटरी चार्जर की तरह यूज़ करेगा। और अगर आपका इंजन नहीं चल रहा है और डायरेक्टली आप सप्लाई दे रहे हो, तो आपके अंदर में एक बैटरी चार्जर लगा हुआ है, वो आपको इंटरेक्ट करेगा, चार्जिंग करता रहेगा। अब बड़ी मज़ेदार बात आ गई भाई, बैटरी क्यों चाहिए भाई? बैटरी आइए दिखाता हूँ मैं आपको बैटरी। ओके, और यहीं पर था। जानबूझ के मैं आपको घुमाया इसलिए क्योंकि आप अल्टरनेटर के साइड पे भी थोड़ा सा आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1, 2, 3 और 4, चारों बैटरीज क्या है भैया? सीरीज़ में है कि पैरेलल में है? सीरीज़ में जोड़ेंगे तो 12 चौके 48 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो 12 का 12 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर हमने ब्लैक ये 12 से 1 जोड़ दिया, एक बार यानी 24 वोल्ट हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब 24 वोल्ट तो दे दिया, तो अब जब जो 24 वोल्ट है ये क्रैंक मोटर है। थोड़ा सा मैं कैमरा पर्सन को थोड़ा सा कहूँगा आगे आ जाए। ये देखिए, ये आपकी क्रैंक मोटर है, जिस क्रैंक मोटर की बात कर रहे थे। और जो इसका फ्लाईव्हील है ना, ये क्रैंक मोटर के टीथ पे बैठा रहता है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये फ्लाईव्हील चला देता है, यानी एक मोमेंटम दे देता है। जब आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती होगी तो पीछे से धक्का देते होंगे ना आप, तो जब आप पीछे से धक्का देने का मतलब है ये पीछे से धक्का दे रहा है, मतलब एक बार पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहा है ताकि कंबस्टन हो जाए, और जैसे ही आपने इग्निशन दिया फ्यूल पड़े और वो इग्नाइट हो जाए और इंजन कंटिन्यूसली चलने लगे। तो अभी तक तो हमने बात की इंजन की। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की इंजन की। अब इंजन में आप थोड़ा सा अगर हम चेक करें, अब हम इस पार्ट को हटा देते हैं इंजन को। तो हम पहले बैटरीज़ की बात कर रहे थे। 2 तरीके की बैटरीज आती हैं, एक होती है VRLA बैटरी, एक होती है लीड बैटरी, लीड एसिड बैटरी जिसको कहते हैं, जो कि ये है, और एक होती है SMF बैटरी, सर्विस मेंटेनेंस फ्री। ठीक है, लीड एसिड बैटरीज में मैंने आपको हिग्रोमीटर की बात की थी, हाइड्रोमीटर की। उस हाइड्रोमीटर में इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, 1175 से 1225 के बीच में होनी चाहिए। अगर 1175 और 1225 से अगर कम है, यानी इसका मतलब है जो आपका बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है वो कम है और उसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, और SMF बैटरीज में आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आइए अब हम अल्टरनेटर की बात करते हैं। तो बॉस ये है अल्टरनेटर। अगर हम थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा कैमरा पर्सन को आगे करेंगे ताकि ये इस प्लेट की ज़रा सा फ़ोटो लें। हमने बोला था कि सब कुछ क्या ये 0.80 आ रहा है? वेरी नाइस। तो आप देखेंगे, 1 मिनट जैसा दिखाइए।
जो ये अल्टरनेटर है इसका पावर फैक्टर जिसकी बात कर रहे थे, पावर फैक्टर 0.80 कंपनी से ही डिफाइंड होकर आता है, 0.80, ठीक है। वोल्ट है 415, ठीक है। केवीए है 1250, आरपीएम 1500 पे डिज़ाइंड है और मैक्सिमम एम्पियर ये ले सकता है 1739, ठीक है। तो हमने देख लिया पावर फैक्टर 0.80, वोल्टेज 415, रेटिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। केवीए 1250, आरपीएम 1500, एम्पियर 1739। हमने आपको फार्मूला बताया था अभी नेक्स्ट टॉपिक में कि किसी भी एम्पियर को हम किलोवाट में कैसे निकाल सकते हैं और किलोवाट को केवीए में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम जरा पीछे की तरफ जाते हैं। तो हमने ये यहाँ पर बात की कि अगर ये 1000 केवीए का अगर इंजन होता तो इसकी कैपेसिटी होती अगर 0.80 पे तो 800 केवीए। तो मतलब अगर हमने 1000 इंजन की बात की है तो हम सीधे दो पार्ट बोल सकते हैं, सर इट विल गिव ओनली 80% एफिशिएंसी, it will give only 80% efficiency. Why it gives 80% efficiency? Because the power factor has been defined here 0.80. बट कुछ अल्टरनेटर्स ऐसे भी आते हैं जो कि डिज़ाइन एरिया में पूछे जाते हैं, उसको प्राइम इंजन के साथ में अल्टरनेटर्स कहते हैं जिसका पावर फैक्टर 1 होता है। तो आप जब भी डीजी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप पूछ लीजिए कि आप 0.80 में चाहिए या 1 में चाहिए। जो डीजी सेट पावर फैक्टर जिसका 1 होगा, जितनी कैपेसिटी 1250 केवीए होगी, 1000 केवीए होगी, 1500 केवीए होगी, 2000 केवीए होगी, वो टोटल 2000 केवीए ही आउटपुट निकालेंगे और कॉन्टीन्यूसली निकालेंगे। जो हमारे मैरिन्स में इंजन लगते हैं, डट्स के, वॉल्वो पेंटास के, ये प्राइम इंजन्स होते हैं। आप इनको 48 घंटे, 60 घंटे, 4 दिन, 5 दिन रेगुलर चलाओ, आपकी फुल कैपेसिटी इस पर ये आउटपुट देते रहेंगे, ठीक है। दीज आर द नॉर्मलाइज्ड इंजन विच इज़ डिफाइंड बाई 0.80 पावर फैक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं कि भाई डीजी की एफिशिएंसी फिर केवीए में क्यों है? केवीए में इसीलिए है दोस्त क्योंकि इसका पावर फैक्टर फिक्स्ड है। अगर ये पावर फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता तो ये किलोवाट में हो जाता, तब ये किलोवाट में हो जाता, ठीक है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1.25 केवीए और 1.25 केवीए इज इक्वल टू कॉल्ड 1 किलोवाट, ठीक है। तो अगर हम 1 किलोवाट ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर हम 1 HP की बात करते हैं तो 0.750 वाट। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्यों केवीए में लिया जाता है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर भी है। अब चूंकि इसका पावर फैक्टर डिफाइंड है इसलिए हम कैपेसिटर बैंक को इस पर यूटिलाइज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव दोनों लोड को कंपनसेट करता है कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पर बॉस क्योंकि पावर फैक्टर डिफाइंड है इसलिए अगर हमने इस पर कैपेसिटेंस वोल्ट दे दिया या इंडक्टिव और जनरेट कर दी तो अल्टरनेटर ख़त्म हो जाएगा। बट इसका उल्टा जो है ट्रांसफार्मर पे करते हैं। ट्रांसफार्मर पे कोई पावर फैक्टर हम डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको प्राइमरी और सेकेंडरी एग्जीक्यूट करते हैं। और सेकेंडरी एग्जीक्यूट करने में हम कहाँ पर कंपनसेट कर रहे हैं? सेकेंडरी पे कर रहे हैं, ना कि प्राइमरी पे कर रहे हैं। तो जो भी कैपेसिटर बैंक लगता है वो सेकेंडरी के ऊपर लगता है, ना कि प्राइमरी के ऊपर लगता है, ठीक है। क्योंकि वो म्यूचुअल इंडक्शन है, यहाँ पर कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है। इसलिए हम करते हैं कि कैपेसिटर बैंक जब भी रॉ पावर से डीजी पावर पे आए तो ये हरदम इंश्योर करिएगा कि कोई भी कैपेसिटर बैंक ऑन ना हो। अगर कोई भी ऑन हुआ तो उसका बैक इम्पैक्ट एज ए एडी करंट आपको अल्टरनेटर के ऊपर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ क्योंकि आपको ना किताब में मिलेगा ना किसी चीज़ में मिलेगा, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। अब हमने बात की थी एवीआर की, अल्टरनेटर्स की। बहुत से नॉर्मल लोगों का क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, मैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत लोगों ने बताया तुमने डीजल इंजन स्टार्ट किया, इंजन तो चल रहा है एकदम पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस पे चल रहा है, लेकिन अल्टरनेटर से करंट जनरेट ही नहीं हो रहा। तो हमने एवीआर को चेक किया। एवीआर इसके अंदर में होता है। एवीआर को ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरर्स मना करता है कि आप इस पर कोई भी इम्पैक्ट मत करिए, बट आप नॉर्मल चेक कर सकते हो एवीआर को कि एवीआर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कि उस पर डीसी वोल्टेज आ रही है कि नहीं। सिर्फ अगर उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है तो प्लीज़ डोंट ओपन, नहीं तो
आपकी वारंटी भी वॉइड हो जाएगी। और AVR एक तरीके का गवर्नर है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने बोला आपसे कि इंजन तो चल रहा लेकिन अल्टरनेटर आपको मेरे भाई नहीं दे रहा वोल्टेज। तो जिस तरीके से इंजन को चलने के लिए क्रैंक की ज़रूरत होती है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी भी डायनेमो को घूमने के लिए एक एक्साइटेशन वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये एक्साइटेशन वोल्टेज कहाँ से, कौन सी चिड़िया आ गई? तो जब आप घर में एक छोटा सा पंखा देखे होंगे जो आपके सीलिंग फैन होता है, उसके अंदर में एक कैपेसिटर्स लगाते हैं ना। वो कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? ताकि जो स्टेटर है और जो रोटर है, एक बार रोटर जो है फ्लक्स के अंदर में, मैग्नेटिक फ्लक्स में घूम जाए। तो जैसे ही वो घूम जाएगा वैसे वो डायनेमो का काम करने लगेगा। जब आपके पास यहाँ पे एक्साइटेशन वोल्टेज मिली ही नहीं तो खाली रोटर घूम रहा है, ठीक है। जब रोटर घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं हुई। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हुई तो वोल्टेज कहाँ से जनरेट होगा? वोल्टेज नहीं जनरेट होगा तो करंट नहीं जनरेट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत से इंटरव्यू के क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है, ठीक है। अगर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का आपका एक्साइटेशन वोल्टेज है, अगर कहीं का उसका पिन निकल गया या उसका वायर निकल गया तो आप नॉर्मली इस प्लेट को खोल के और वायर लगा सकते हो, और नहीं लगा पाते हो तो आप उसको सोल्डरिंग कर सकते हो, ठीक है, फाइन, ओके। हम आते हैं अब इंजन के परफॉर्मेंस पे। ये है इंजन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल। मैं एक बार अपनी टीम से बोलूँगा कि एक बार मैनुअल ज़रा सा चेक कर लें कि मैनुअल पे है, पहले भी एक बार चेक कर लें। तो अगर हम जैसा कंट्रोल पैनल पे देखते हैं तो वोल्टेज, वाटर टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, RPM, आवर्स, ऑक्सिलरी का सेंटीग्रेड, हाई वाटर टेम्परेचर, ओवर स्पीड, लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, लो कूलेंट वाटर लेवल, ऑक्सिलरी और चार्जर। तो अगर आप इस पे देखोगे तो ये हो गई आपकी सेफ्टी, हाई वाटर टेम्परेचर, ओवर स्पीड, लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, लो कूलेंट वाटर लेवल, ऑक्सिलरी एंड चार्जर। ये चार्जर का बटन ये याद रखिएगा हरदम हो, अगर पता चलेगा कि चार्जर आपका आ ही नहीं रहा और बैटरी आपकी फिर डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर कोई सेंसर फॉल्ट आता है, वाटर लेवल सेंसर है, कूलेंट वाटर लेवल सेंसर है, सारे सेंसर का अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये आपको डिफाइन कर देगा, ठीक है। अगर हम इसको स्कैन कर लें तो कोई एग्जीक्यूशन हमारे पास नहीं आ रही। तो जब भी हम किसी भी डीजी सिस्टम्स को ऑन करते हैं, ये आपका पोटेंशियोमीटर है। ये पोटेंशियोमीटर आपका काम क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, ठीक है। अगर हम दो चीज़ों को आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे तो उसमें काम करेगा, ठीक है। ये प्रीसेट एडजस्टर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल गवर्नर, जिसको हम ECV कहते हैं या EGC कहते हैं, ठीक है। EVR जिसको EVR आपके अंदर में है, और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर कंट्रोलर है। इस सारा इंजन को यही गवर्न करता है। मतलब सास ये है और ये सारी बहुएं हैं, सास ये है और सारी ये बहुएं हैं। अगर सास ने कहा तुम कंट्रोल से तुमको मैं हटा रही हूँ तो इसका मतलब है कि भैया सिस्टम नहीं चलने वाला। तो ये EGC परफेक्ट होना चाहिए, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर कंट्रोलर। गवर्नर क्या हो गया? गवर्न, ठीक है। अगर बहू रूठ गई तो सास मना लेगी, लेकिन अगर सास रूठ गई तो बहू ना मना पाएगी। तो ये ध्यान रखना, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ठीक है, ओके। तो ये आपने एक जनरलाइज्ड डीजी सेट्स को देखा। थ्योरेटिकल में आप सारे प्रोसेसेस को पढ़ोगे। जब आप इसको देख लोगे फिर एक एक इसके फॉल्ट्स और ट्रबल शूटिंग्स की बात करेंगे कि क्या क्या ट्रबल शूटिंग्स हो सकती है, क्या क्या मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ होती है और क्या क्या नॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।